कि आपने बताया कि मुंशी प्रेमचंद जब अपने जैसे कि हम उनके बारे में जितने जानते हैं कि अपने लाइफ में जितना उनको फेम मिलना चाहिए उनको फेम नहीं मिलता। रविन्द्रनाथ टैगोर के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी पे इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी पे ऐसा कार्यक्रम नहीं देखे थे। आपकी किस्मत दूसरों के हाथों में थी, आपका मन भी आपके कब्जे में न थी। जब कभी भी मुंह में बदलनी होती थी तो आप अपने तरफ नहीं देखते थे, उनके तरफ देखते थे। लेकिन आज वो नहीं है, आज आप किस्मत के खुद मालिक हैं। विद्यार्थी होने के नाते खोजना चाहिए। प्रेमचंद जी का दायरा देखना चाहिए कि कितना दूर है। बनारस से नेजा को फिर दूरी को ना वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, दिल्ली नेता कौन हुआ, नवजन प्रणेता कौन हुआ। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है सीटीओ न्यूज। देखिए, मुंशी प्रेमचंद की जयंती बीते दिन 31 जुलाई को मनाई गई। मुंशी प्रेमचंद की जयंती हर साल 31 जुलाई को मनाई जाती है, जो इस महान कथाकार के जन्म दिन का प्रतीक है। उनका जन्म 31 जुलाई 1980 को वाराणसी के पास लम्ही गांव में हुआ था। उनके 146वां जयंती मनाया गया। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से भारतीय समाज की सच्चाई, ग्रामीण जीवन, गरीबी, शोषण, नारी दशा और सामाजिक बुराइयों को यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत किया है। मुंशी प्रेमचंद की जयंती बिहार के औरंगाबाद के कथरुआ गांव में स्थित इंग्लिश फोरम में एक गोष्ठी के रूप में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में औरंगाबाद के एसडीएम रितेश कुमार यादव मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में आयोजकों ने उन्हें मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित पुस्तक देकर स्वागत किया। मुख्य अतिथि एसडीएम रितेश कुमार यादव ने इस दौरान मुंशी प्रेमचंद के जीवन काल और उनके द्वारा रचित रचनाओं के बारे में उल्लेख किया। बारी बारी से उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने भी मुंशी प्रेमचंद की जीवन काल और उनके द्वारा रचित रचनाओं पर प्रकाश डाला। प्रेमचंद की जयंती पर उनकी कालजयी रचनाओं को याद किया गया और उनके योगदान को याद किया गया। उनकी रचना आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। आइए, इस दौरान एसडीएम साहब और उसके बाद जो विशिष्ट अतिथि थे, लोग जो उपस्थित थे, सब ने क्या कुछ बताया, क्या कुछ कहा, सबको बारी बारी से सुनते हैं। डायस पे मौजूद जो भी विद्वजन हैं और बाकी जितने लोग इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, हम इसमें आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें कलम का जादूगर कहा जाता था, और उनका आज 146 बर्थ एनिवर्सरी है। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि इस तरीके के कार्यक्रम में अपनी लाइफ में पहली बार शिरकत किया हूँ, और मुझे अंदाजा नहीं था कि इस कार्यक्रम में इतने लोग जुटेंगे। और लोग का यहाँ पे नंबर से मतलब नहीं है, मतलब क्वांटिटी से मतलब नहीं है, क्वालिटी से मतलब है। जितने लोग यहाँ पे हैं, ऑल ऑफ देम आर completely qualified and they have different approach to see the world। जैसा कि मुंशी प्रेमचंद अपने साहित्य के माध्यम से, जैसा कि हम जानते हैं कि जो साहित्य होता है समाज का दर्पण होता है, तो वैसे ही यहाँ पे जो जितने लोगों से मैं मिला, जितने लोगों ने अपने अभी विचार प्रस्तुत किए, उनका एक अपना अलग पर्सपेक्टिव है। अब पर्सपेक्टिव क्यों ऐसा है? क्योंकि जैसा कि संतोष भैया के बारे में मैं सुना था, मतलब लगभग 6-8 महीना पहले मैं एक कार्यक्रम में गया था कि स्कूल के कोई बच्चा मिला, तो उसी के माध्यम से इनके बारे में हमें जानकारी मिली थी कि आप ऐसा कुछ यहाँ पे औरंगाबाद के बगल में कोई गांव है, वहाँ पे ऐसा आप काम कर रहे हैं, जिससे कि लोगों में मतलब कि साहित्य के प्रति रुचि जनरेट करने के लिए, या सामाजिक मतलब एक होता है सोशल रिवोल्यूशन काइंड ऑफ थिंग आप कर रहे हैं। मुझे बहुत दिन से इच्छा थी कि आपसे मैं आकर के मिलूं, लेकिन क्या क्या समय का पाबंदी है, और आज भी मैं आया हूँ। तो मतलब कुछ ना कुछ हम लोग का कार्यक्रम लगातार लगा ही रहता है। जैसा कि धर्मेंद्र भैया मेरे साथ 1 घंटा थे ऑफिस में, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए। तो संडे को मैं यहाँ पे मतलब आपका जो कार्यक्रम होता है उसमें मैं संडे को टाइम निकाल के 2 घंटे के लिए आया करूँगा।
क्योंकि इस तरीके का कार्यक्रम जैसा कि आपने बताया कि मुंशी प्रेमचंद जब अपने जैसा कि हम उनके बारे में जितना जानते हैं कि अपने लाइफ में जितना उनको फेम मिलना चाहिए उतना उनको फेम नहीं मिल पाया। जो भी वो लगभग 1880 से लेकर 1936 तक जिए, लगभग 56 वर्ष की अवस्था में उन्होंने मतलब सैकड़ों उपन्यास, सैकड़ों बुक लिखे, जो कि आज के टाइम हम लोग खुद दर्जनों उनकी किताब पढ़े हुए हैं। लेकिन उनके उन 56 सालों में ना ही उनको इतना रिकॉग्निशन मिला, ना ही उनको उतनी पहचान मिली। और जैसा कि आपने अभी बताया कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बर्थ एनिवर्सरी पे इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद के बर्थ एनिवर्सरी पे हम ऐसा कार्यक्रम नहीं देखे थे। हाँ, मैंने सुना है कि लम्हे ग्राम में शायद होता है, जहाँ पे उनका जन्मस्थल है, शायद वहाँ पे कार्यक्रम आज के डेट में होता है, लोग जाते हैं, माल्यार्पण करते हैं। लेकिन दैट इज अ काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी ओनली, वो फॉर्मेलिटी है। जहाँ पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो लोग साहित्य में रुचि रखते हो, लोग वहाँ पे जाते हो, वहाँ पे किस तरह की संगोष्ठी होती हो या कुछ ऐसा होता हो, हमें नहीं ज्ञात है उस जगह के अलावा और कहीं भी। क्योंकि देश के हर एक विश्वविद्यालयों में हर एक जगह हिंदी डिपार्टमेंट है, लगभग हर एक जितने विश्वविद्यालय हैं, जितने कॉलेजेज हैं, महाविद्यालय हर जगह है। लेकिन इस तरीके का कार्यक्रम मैंने तो नहीं देखा, तो इसके लिए आप लोग सभी लोग बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आकर के इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। और सफल बनाने के अलावा जैसा कि हमने पहले बताया कि हमें क्वांटिटी से बिल्कुल मतलब नहीं है, हमें क्वालिटी से मतलब है। तो आप लोग इसमें इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए सभी लोग बधाई के पात्र हों। मैं किसी एक आदमी को इसके लिए मतलब एक आदमी को इसका श्रेय नहीं देना चाहूंगा, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और विशेषकर जैसा कि यहाँ पे आप लोग कार्यक्रम करवा रहे हैं कि कुछ बच्चे, जैसे कि आपने बताया कुछ बच्चे दर्जनों भाषाओं के मतलब ज्ञाता है। जैसे कि मैं इस बच्चे के बारे में जानता हूँ, आई हैव टॉक्ड टू यू सो मेनी टाइम्स इन इंग्लिश ओनली, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज अ काइंड ऑफ रूरल बैकग्राउंड, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट कन्वेइंग माय वर्ड्स इन हिंदी ओनली। तो मुझे तुम सभी को बड़ा अच्छा लगा था उस टाइम, जैसे कि इस बच्चे के बारे में बताया कि 7 भाषा जानती है। जैसे कि हम लोग तो 1 या 2 भाषा जानने में मतलब लगता है कि यार बहुत जान गए। तो इस तरीके का कार्यक्रम के लिए आपको संतोष भैया बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं संडे को अगर आप ऐसा कुछ रखेंगे तो मैं जरूर 1-2 घंटे के लिए आऊँगा। और क्योंकि हम साहित्य के विद्यार्थी नहीं रहे हैं, इसलिए हम साहित्य मतलब पढ़े हैं लेकिन साहित्य के ओरिजिनल विद्यार्थी नहीं रहे हैं। तो मैं जो है साफ साफ बताना चाहूँगा कि मेरी वैसी कुछ बहुत खास रुचि नहीं रही है। हाँ, मैंने पढ़ा होगा 2-3 दर्जन किताब पढ़े होंगे साहित्य के, इससे अधिक नहीं पढ़े हैं। लेकिन अब यहाँ पे आने के बाद हमें लग रहा है कि नहीं, बिना साहित्य के जीवन मतलब सार्थक नहीं है। तो हम भी आप लोगों के समक्ष प्रण करते हैं कि जरूर महीने में 1 आध जरूर साहित्य की किताब पढ़ा करेंगे। और पढ़ने के बाद आप लोगों के समक्ष आ करके अपनी बातों को हम रखा करेंगे, जिससे कि बहुत सारी चीजें हैं, प्रशासनिक चीजें हैं, अपना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अलावा एक मतलब तो सब लोग करते हैं, लेकिन एक जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी आदमी के लाइफ में जब आदमी करता है तो थोड़ी क्रिएटिविटी बढ़ती है, थोड़ी समाज के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, लोगों के प्रति उसका एक जो है प्रेम जो भी बढ़ता है। तो हम ये आप लोगों के समक्ष प्रण करते हैं कि महीने में जरूर एक बार एक बुक जरूर साहित्य का पढ़ेंगे और महीने में 1 आध संडे को जरूर हम आया करेंगे। जैसा अगर यहाँ से संतोष भैया बुलाएंगे तो हम पक्का आया करेंगे। और पुनः मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे आने के लिए बधाई देता हूँ और आप लोग बधाई के पात्र हैं, जो कि अपना बहुमूल्य समय, जबकि लोगों के पास एकदम टाइम नहीं है, आप लोग एक महान हस्ती के बर्थ एनिवर्सरी में आकर के अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं और आप लोग को यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्यक्ति उनके घर में एक बक्सा रखा हुआ था, उस बक्से में प्रेमचंद द्वारा लिखे गए जो ड्राफ्ट किए गए जो दस्तावेज थे उस बक्सा में बनारस में मिला है एक व्यक्ति के पास। तो वो क्या करते थे कि 31 तारीख को हमेशा कार्यक्रम करवाते थे अपने आवास पर, और बक्सा खोलते थे और बक्सा में से कहते थे कि देखो जो प्रेमचंद ड्राफ्ट किए उसको केवल आप लोग देखिए, छुइएगा मत। तो ड्राफ्ट जो थी वो इंग्लिश में था और ज़्यादातर उनका जो कहानी है या उपन्यास है उर्दू में लिखते थे। तो यहाँ बच्चे उर्दू में भी, यहाँ पे बताऊँ सर कि 12 भाषा तक विद्यार्थी यहाँ पे जानकारी रखते हैं और ये जो बच्ची गा रही है 7 भाषा जानती है, समझिए। और तो ये जो बच्ची लोग जो गाए ये सब गीत, लोकगीत, तो प्रेमचंद से इसको जोड़ करके हम आपको बताएंगे 2 मिनट में। लेकिन देखिए हम लोग अपने साहित्यकारों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग सुन लीजिए और उसके बाद सर का उद्बोधन होगा, उसके बाद हम लोग आगे कार्यक्रम बढ़ाएंगे। प्रेमचंद की अंतिम यात्रा।
हम जल्दी जल्दी कॉपी से पढ़ दे रहे हैं, चाहे समय कम लगेगा। प्रेमचंद की शव यात्रा में कितने व्यक्ति थे? 100 मतलब जब गुजर गए थे। आज हमारे देश में कितने पुल, कितने विश्वविद्यालय, महत्वपूर्ण सड़कें और अस्पताल प्रेमचंद के नाम पर हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। रविंद्रनाथ की जयंती पर जितना उत्साह बंगाल की गली गली, शहर शहर में दिखता है, उसका कितना प्रतिशत प्रेमचंद की जयंती पर उत्तर प्रदेश या अन्य हिंदी प्रदेश में दिखता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। बनारस ने बुद्ध को देखा, कबीर को देखा। बुद्ध और कबीर निर्भीकता से अपनी बातें सारनाथ, वाराणसी में कह सके और उनको किसी ने क्षति नहीं पहुंचाया। यह वाराणसी का गौरव है। फिर इसी वाराणसी में दयानंद सरस्वती के साथ काशी के पंडितों ने जो बुरा सलूक किया वह भी किसी से छुपा नहीं है और इसी शहर की घटना है। प्रेमचंद की शव यात्रा में कितने व्यक्ति थे? 25 या 100? कुछ लोगों ने अपना उस समय अखबार निकाला तो कहा कि प्रेमचंद की शव यात्रा में 25, किसी ने कहा 100। उनका प्रेमचंद के पुत्र हैं अमृत राय, उनको पढ़िएगा तो वो बताएंगे 100, किसी ने कहा 25। चलिए 25 और 100 भी अगर मान लें तो यह गिना जा सकता था। देखिए इतना बड़ा साहित्यकार गिना जा सकता था, लेकिन कुछ ध्यान रखिएगा। हमारे से पहले कुछ वक्ता यहाँ पे बोल गए कि प्रेमचंद इस तरह के राइटर थे कि उनको दुनिया भर में लोग पढ़ते थे। विद्यार्थी होने के नाते इन चीजों को खोजना चाहिए। प्रेमचंद जी का दायरा देखना चाहिए कि कितना दूर है। बनारस से मिर्जापुर के दूरी को नापना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? इसी तरीके से कोई बात नहीं कर देना है। विद्यार्थी होने के नाते आप लोग गंभीरता से उसको खोजने का प्रयास कीजिएगा। ठीक ठीक। इसी देखिए यह गिना जा सकता था। इसी पर शर्म आनी चाहिए कि इतने महान कथाकार की अंतिम यात्रा में शामिल लोग गिने जा सकते थे। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। हिंदी साहित्यकार हिंदी प्रदेशों में कितने सम्मान से देखे जा रहे हैं? आज भी उनका कितना सम्मान है यह किसी से छिपा नहीं। 55 करोड़ की हिंदी आबादी में हिंदी के कितने साहित्यिक पाठक हैं और पुस्तकों की कितनी प्रतियां छपा करती हैं या ऑनलाइन पढ़ी जाती हैं, यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। कोई भी साहित्यिक आंदोलन या भक्ति आंदोलन यहाँ के लोगों को उतना नहीं छू पाया जितना मंदिर में घंटे सुने गए, अबूझ मंत्रोच्चार सुने गए और आजकल के भोजपुरी के फूहड़ फिल्मी धुन पर भजन या धार्मिक उग्र प्रवचन सुने जाते हैं। और लास्ट, हमारे महान प्राचीन साहित्यकार और महान आधुनिक साहित्यकार हमारी सांस्कृतिक आंखें हैं और समाज अपने महान साहित्यकारों की परवाह नहीं करता। जो समाज अपने महान साहित्यकारों की परवाह नहीं करता उस समाज को अंधा होने में देर नहीं लगती है। आज इस मौके पर हिंदी समाज के लोगों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम लोग ने किसे ज्यादा सम्मान दिया है, भोगी महंतों, प्रवचनकर्ताओं को या कवियों या साहित्यकारों को। 3 साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, 1 साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो जो हमारे बच्चे लोग यहाँ पे गाए तो उनके बारे में हम कह रहे हैं कि प्रेमचंद कुछ दिन के लिए मुंबई चले गए। उनको लोग कहा कि आर्थिक तंगी है, मुंबई चले जाइए, वहाँ फिल्म में आप काम कीजिएगा, फिल्म लिखिएगा। उन्हीं की एक फिल्म है, कभी आप लोग देखिएगा, उनके द्वारा किया गया मजदूर। तो प्रेमचंद जब वहाँ पे गए तो उनको एक दिन बहुत तबीयत खराब हो गया। तो बहुत तबीयत खराब हो गया, उस दिन खाना नहीं बना घर में। उनकी पत्नी शिवरानी देवी भी खाना नहीं बनाई। जब खाना नहीं बनाई, आज तबीयत खराब हुआ, कल भी शाम को खाना नहीं बना। प्रेमचंद पूछे अपनी पत्नी शिवरानी देवी से, उनकी पत्नी थी, कि तुम खा ली? बोले नहीं, कहीं से हम भी नहीं खाए, आप नहीं खाए तो हम भी नहीं खाए। बोले कि ऐसा क्या है, हम नहीं खाए तुम कम से कम खा लो। बोले कि नहीं, जब आप नहीं खाए तो क्या खाए? तो बोले कि ठीक है, तब जाओ थोड़ा सा दूध गर्म करके वो हलवा बना करके ले आओ। ठीक, जब दूध गर्म करके करने गए और हलवा बना करके ले आए, उसके बाद जब ले आए तो प्रेमचंद क्या किए कि दूध पी गए और कहे कि हलवा तुम खा लो। उसके बाद उनका तबीयत
दुलरिया बाबा हो तोरे रहनी दिया हम दुलारी रहनी ना कैसे बिसरैबा पापा हो दुलारी दिया दिया के जुड़ैबा कैसे ना कैसे बिसरैबा पापा हो दुलारी दिया दिया के जुड़ैबा कैसे ना बगिया के फुलवा बेटी हो तूनी रहलू तूनी भर के कोयलिया रहलू ना बगिया के फुलवा बेटी हो तूनी रहलू तूनी भर के कोयलिया रहलू ना पर कैसे युवा बेटी हो पराया भैलू ना बस बाहुना रहलू ना पर कैसे युवा बेटी हो पराया भैलू ना बस बाहुना रहलू ना तनो मनाई बाबा हो माने नाही रावाना ढाले ना तनो मनाई बाबा हो माने नाही रावाना ढाले ना छूटल जाता सखिया सहेलिया हमरो अपन सब बेगाना लागे ना छूटल जाता सखिया सहेलिया हमरो अपन सब बेगाना लागे ना दुनिया के रीत बेटी होई है होलाई है दशा तुरवा बाड़े ना दुनिया के रीत बेटी होई है होलाई है दशा तुरवा बाड़े ना ससुर घर बेटी हो तोहरापन होला बाबा घरे पाराया होला ना ससुर घर बेटी हो तोहरापन होला बाबा घरे पाराया होला ना ससुर घर बेटी हो तोहरापन होला बाबा घरे पाराया होला ना अंशु कुमारा, मैं आप लोगों के सामने मौलाना आजाद का भाषण देने जा रहा हूँ। आपको ये याद रखना चाहिए कि दुनिया में हर जिम्मेदारी के तकाजे होते हैं और वो तकाजे पूरे करने पड़ते हैं। ठोकरे उन्हीं को लगते हैं कि जो दौड़ते हैं, जो पंख होकर बैठे नहीं कभी ठोकर नहीं लगती। जब तक कि आजादी हमारे हाथ में ना थी, आपके मुल्क का क्या हाल था? वो आपकी किस्मत के मालिक नहीं थे। आपकी किस्मत दूसरों के हाथों में थी। आपका मन भी आपके कब्जे में न थी। जब कभी भी मुख में बदलनी होती थी तो आप अपने तरफ नहीं देखते थे, उनके तरफ देखते थे। लेकिन आज वो नहीं है। आज आप किस्मत के खुद मालिक हैं। और अगर मालिक और मैदान में खड़े हुए हैं तो याद रखिए कि तरह तरह की आजमाइशें पेश आएंगी। कोई भी नहीं चाहता कि अपने को दुखों में डालें, कोई भी नहीं चाहता कि अपने को आजमाइश में डालें। लेकिन हम मैदान में दौड़ रहे हैं तो याद रखिए कि कदम कदम पर ठोकरों से दो चार होना पड़ेगा। उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, उससे मुस्कुराना नहीं चाहिए। मत बनकर उन परेशानी को मुकाबला करना चाहिए। अगर एक जिंदा इंसान है और उसके रगों में गर्म और जिंदा खून दौड़ रहा है, तब उसके लिए बीमारियां भी हैं, ठोकरें भी हैं, हर तरह की परेशानियां भी हैं, आजमाइशें भी हैं, हर तरह की परेशानियां भी हैं। तो जिंदगी के माने हैं कि हम बोझ उठाएं। अब बोझ इस तरह न उठाएं कि घबरा उठाएं, मर्दों की तरह हिम्मत के साथ। मुझे लगा वादे मिले हैं ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या किया है भाई? जो दलित करता है साहब, नहीं मतलब क्या क्या किया है? 100 दिन तालाब में काम किया, पसीने से दरबदर सुबह शाम किया और आते जाते ठाकुरों को सलाम किया साहब। मुझे लगा कोई बड़ा काम किया है ना साहब? आपके चुनाव का प्रचार किया है। तो इसके बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रयासों के इतने वर्ष बाद भी हमारे समाज में जात का ढोंग समाप्त नहीं हुआ है। लोग 21वीं
सदी में होते हुए भी पता नहीं अपनी सोच को पुरानी डब्बे में बंद कर रखे हुए हैं। पहली मुलाकात में ही पूछते हैं कौन जात हो भाई, या जातिवादी क्या होता है, या ऊंच नीच क्या होता है। लोग तो अपनी अच्छाइयों से पहचाने जाने चाहिए ना, पर लोग तो थोड़े पैसे का क्या कमा लिए जमीन से नाता ही भूल जाते हैं। आजकल सबसे कम देखी जाने वाली चीज वो है इंसानियत। इंसानियत तो मर ही चुकी है बिल्कुल भी, और लोगों में अपना अलग भाव पैदा हो गया है, अपने पराये का भाव। उसको बोलते हैं ना गांव की भाषा में तोड़ छीनू की भावना। देश में वासुदेव कुटुंबकम की थीम चल रही है और घरों में तेरे मेरे के झगड़े। वासुदेव कुटुंबकम का अर्थ होता है पूरी दुनिया एक परिवार है, पर जब यहाँ परिवार में ही अपने पराये की भावना उत्पन्न हो जा रही है तो पूरा देश परिवार कैसे बन पाएगा, कैसे पूरा देश एक हो पाएगा। हम बड़ी बड़ी इमारतों की बात करते हैं, पर यहाँ छोटे छोटे पैमाने को कौन देखेगा। तो कमी आ कहाँ रही है, लोगों में ऐसे सोच उत्पन्न कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, जरा विचार कीजिएगा इस पर। कमी है हमारे शिक्षा में, शिक्षा संस्थानों में, और सबसे पहले हमारे घरों में। जब बच्चा जन्म लेता है तब सबसे पहले घर से ही सीखता है, घर से ही सारी गतिविधियों को देखता है, समझता है और अपनाता है। होती है एक पूंजीवादी और एक समाजवादी, बीच में अगर कोई सिस्टम है तो पूंजीवाद का ही एक अंग है, शाखा है। विश्व के सभी राजनीतिक वैज्ञानिकों ने यही विश्लेषण किया है, व्याख्या किया है। तो महाजनी सभ्यता में उन्होंने वर्णन किया है कि जागीरदार के भी एक वसूल होते थे, जमींदारों के भी एक वसूल होते थे, अपने प्रजापालकों को ध्यान देते थे। लेकिन उसके बाद जो महाजनी सभ्यता आया, जो पूंजीवादी सिस्टम आया, इस पूंजीवादी सिस्टम में उन्होंने दिखाया है कि सारे चीज, सारे कार्य पूंजी संग्रह करने के लिए लोग करते हैं। उनमें किसी प्रकार की कोई मानवता नहीं रहती है। उन्होंने उदाहरण दिया है डॉक्टर का, कि डॉक्टर को अगर अच्छे फीस दीजिए तो आपको थोड़ा समय देंगे, अगर फीस उनकी कम रही तो नब्ज एक तरफ देखेंगे और एक तरफ उनकी टकटकी घड़ी के सुई पर लगा रहेगा कि अगर हमको 2-4 मिनट अगर ज्यादा जाएंगे तो हमारे बहुत सारे असरफिया चले जाएंगे। मानो पैसा कमाना, पूंजीवादी सिस्टम में केवल पैसा कमाना है। पैसे के लिए लोग आज किसी बच्चे को अगर कुछ माँ पिताजी से पूछिएगा कि बच्चे को एक मनुष्य नहीं बना रहे हैं, बच्चे को कोशिश कर रहे हैं टकसाल बनाने का, पैसे छापने का मशीन। अगर बच्चे पढ़ लिख करके पैसे कमाने के जगह पर नहीं गए तो फेलवर है। पूंजीवादी सिस्टम का 2-4 वो कोटेशन है, जैसे मनी बेगेट्स मनी, धन से धन कमाया जाता है, टाइम इज मनी, समय धन है। लेकिन नहीं, समाजवादी सिस्टम में कहा जाता है कि नहीं, समय जो है वो पैसे कमाने के लिए नहीं है, समय है गरीब गुरुआ को सेवा करने के लिए। ये समय है कमजोर वर्गों को सेवा करने के लिए, नागरिकों को उन्नत बनाने